हाय दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं मास्टर याओ लॉ के कंप्लीट जर्नी के बारे में। ये वीडियो कई पार्ट्स में आने वाला है और उनके माध्यम से दिखाई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में याओ लॉ को एक टेक्निक प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पर इनके साथ उनका फ्रेंड लुओशो भी होता है, जो दिखने में काफी मोटा और आलसी बंदा था। याओ लॉ लगातार प्रैक्टिस करते थे और लुओशो हमेशा वहीं पर लेटकर मजे करता था। वो पूछता भी है, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? ऐसे भी हमारी फैमिली डिफेंडर है तो जिंदगी तो अच्छी कट रही है। याओ लॉ बताते हैं कि उनके फादर की वजह से उन्हें डिफेंडर बनना पड़ा और वो अपने फादर का नाम क्लेन के स्मारक पर लिखवाना चाहते थे। फिलहाल याओ लॉ टेक्निक को मास्टर कर चुके थे। इसी दौरान लुओशो को कुछ पता चलता है। जब ये लोग यहाँ से चले जाते हैं तो कुछ एल्डर उन्हें बोलते हैं कि याओ लॉ को बुला लो क्योंकि उसके फादर घायल हो गए हैं। याओ लॉ भी आता है। वो अपने फादर को देखता है जिनकी हालत काफी खराब थी। उनकी दोनों आंखें किसी ने निकाल ली थी। बताया जाता है कि ये किसी ब्लैक रोडमैन का काम था जिसने अचानक उन पर अटैक कर दिया था। उनकी हालात अधमरी जैसी थे, बस फिलहाल जिंदा थे। अब जो एल्केमिस्ट थे वो बताते हैं कि उन्हें बस रिवाइवल पिल के माध्यम से ही बचाया जा सकता है, पर वो याओ लॉ के कलन में एक बहुत बड़ा ट्रेजर है जिसे सिर्फ पावरफुल लोगों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। फिर भी याओ लॉ मानते नहीं है और कहते हैं, मैं क्लेन लीडर से रिक्वेस्ट करूंगा, गिड़गिड़ाऊंगा ताकि वो पिल मुझे दे दें, लेकिन मैं लेकर आऊंगा। अल्केमिस्ट याओ लॉ को बोलते हैं कि अगर वो पिल न मिले तो मैं तुम्हें 2-3 हर्ब्स के नाम देता हूँ ताकि तुम उन्हें ला सकों तो उनकी जान बच सकती है। याओ लॉ तुरंत निकलते हैं, पर जब वो क्लेन लीडर के ऑफिस पहुंचते हैं तो गार्ड्स उन्हें रोक देते हैं और बताते हैं कि क्लेन लीडर बाहर गए हुए हैं और उन्हें आने में 2-3 दिन लग जाएंगे। योचेन जिद करने लगते हैं कि उन्हें बताया जाए कि क्लेन लीडर कहाँ गए हैं। इस पर गार्ड्स गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तुम होते कौन हो जो ऐसे बोल रहे हो? याओ लॉ बताते हैं कि उनके फादर घायल हैं और उन्हें रिवाइवल पिल चाहिए। यह सुनकर गार्ड्स हंसने लगते हैं और कहते हैं, अगर क्लेन लीडर यहाँ होते भी तो भी तुम्हें वो पिल नहीं मिलती, क्योंकि वो सिर्फ पावरफुल लोगों के लिए है। अब इनमें से एक गार्ड अच्छे से याओ लॉ को बताता है कि कुछ फैमिली हैं जिनके पास हर्ब्स हो सकते हैं। याओ लॉ एक एक करके सभी के घर जाता है और याओ लॉ की माँ भी उनके साथ रहती हैं। एक फैमिली वाला बंदा कहता है, तुम्हें हर्ब्स तो मिल जाएंगी, बदले में कुछ चाहिए। ये सुनकर याओ लॉ को गुस्सा आता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है और दूसरी फैमिली की तरफ जाता है। एक और फैमिली का व्यक्ति इशारा करता है कि याओ लॉ को हर्ब्स तब मिलेंगी जब वो उसके जूते साफ करेगा। याओ लॉ आगे बढ़ता है, लेकिन तभी लुओशो कहता है, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा। और वो जूते को अपने सिर पर रखकर साफ करने लगता है, पर फिर भी वो व्यक्ति हर्ब्स देने से इनकार कर देता है। याओ लॉ और उसकी माँ वहां से निराश होकर निकल जाते हैं। याओ लॉ अपनी माँ से कहते हैं, मैंने सब कुछ याद रखा है, आज नहीं तो कल मैं इसका बदला जरूर लूंगा। वो अल्केमिस्ट के पास वापस लौटते हैं। फिलहाल उनके फादर होश में आ चुके थे। अल्केमिस्ट बताते हैं, मैंने इनका दर्द थोड़ा कम कर दिया है, लेकिन ज्यादा देर नहीं, सिर्फ कुछ घंटे ही जिंदा रह पाएंगे। याओ लॉ अपने फादर से कहते हैं, आप इतनी जल्दी नहीं जा सकते, मैं आपको प्राउड फील करवाना चाहता हूँ। मैं क्लीन के स्मारक पर आपका और माँ का नाम लिखना चाहता हूँ। बारिश हो रही थी। याओ लॉ अपने फादर को उठाकर स्मारक के पास ले जाते हैं। उनके फादर बताते हैं, तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम इस स्मारक पर लिखा हुआ है, उनके मम्मी पापा का भी। उसके बाद से हमारी फैमिली में ऐसा कोई नहीं कर पाया, तुम्हें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। फादर के ये कहने पर याओ लॉ जवाब देते हैं, हमारे दिन फिर से वापस आएंगे। उनके फादर बोलते हैं, इस मॉन्यूमेंट पर नाम लिखने से तुम्हारी एक नई लाइफ शुरू होगी, तुम्हें खुद ही समझ में आएगा समय आने पर। फिलहाल उनके फादर अपनी पत्नी से माफी मांगते हैं, मैंने तुमसे वादा किया था कि हम जिंदगी भर साथ रहेंगे। माहौल काफी इमोशनल था और फाइनली मास्टर के फादर की मृत्यु हो जाती है। अब इस दौरान 2 साल बीत चुके थे। याओ लॉ कल्टीवेशन कर रहा था। आज के दिन क्लेन का एक एग्जाम होने वाला था जिसमें इमोर्टैलिटी पिल के बारे में बताया जाने वाला था। याओ लॉ और उसका दोस्त तेजी से एग्जाम की तरफ बढ़ते हैं। स्कूल में एक लड़की भी दिखाई जाती है जिसके बाल हल्के पिंक कलर के थे और वो देखने में काफी सुंदर थी। जब याओ लॉ वहां पहुंचता है तो लड़की उसे फात्सो कहकर मजाक उड़ाने लगती है, तुम कुछ ही दिनों में और भी ज्यादा मोटे हो चुके हो। एग्जाम में 24 साल से नीचे का कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता था और जो इसे जीतेगा वो बेस्ट कहलाएगा। इमॉर्टल फिल्म में याओ लॉ को दिखाया जाता है जो कि किसी से बातें कर रहा था। वो फिलहाल अपने सबसे बड़े दुश्मन उज्जैन के बारे में डिस्कस कर रहा था। इससे वो 2 साल पहले हुई घटना के कारण नफरत करता था। एग्जाम शुरू हो जाता है। याओ लॉ के टीचर उसे बताते हैं, तुम अभी भी टॉप 20 के अंदर हो तो तुम्हारा फ्यूचर काफी अच्छा हो सकता है। 2 लोग एग्जाम देने के लिए आगे आते हैं, एक वो मोटा लड़का और दूसरी वो लड़की जो कि अभी के लिए सो रही थी। यहाँ पर याओ लॉ की माँ को दिखाया जाता है जो उसे मोटिवेट करती रहती हैं। उनके घर के अंदर एक अंडरग्राउंड बॉडी टेम्परिंग पूल था जिसे शायद बहुत पहले बनाया गया था। यहाँ पर याओ लॉ अपने बॉडी को भी स्ट्रांग बना रहा था और अपनी फिजिकल बॉडी को भी। अंत में
याओ लॉ एक गुप्त चैम्बर डिस्कवर करता है जहां शायद उसके फादर ट्रेनिंग किया करते थे। ये कहानी अब और भी रोमांचक होने वाली है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।